अब मैं आता हूँ इक्विटी पे। तो इक्विटी बेसिकली क्या करता है, इक्विटी आप म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं, आपके पैसे से स्टॉक्स परचेज करती हैं, स्टॉक्स को बेचती हैं, खरीदती हैं, और उस पे जो आपको रिटर्न मिलता है, जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपको रिटर्न वापस मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इक्विटी में आपका पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाती है ये जो भी आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी होती है, जैसे मान के चलो आप आईसीआईसीआई के थ्रू कोई एसआईपी यूज कर रहे हो, एसआईपी चलाते हो, तो आईसीआईसीआई जो होगी वो आपके पैसे को कहाँ पे लगा रही है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लाइक वो आपके पैसे को मैनेज कर रही है कि उसको किस फंड में लगाना चाहिए, किस स्टॉक में लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक रखने चाहिए, कौन से बेचने चाहिए, वो सब उनके मैनेजर्स अपने लेवल पे उस चीज को देख रहे हैं। दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड दे हैव वेरी गुड नॉलेज एंड दे हैव लाइक because they have good finance knowledge, so they have their own research, they have their own research team. So mutual fund is somehow safe. I will say risk जरूर है लेकिन they are somehow safe. If you have proper knowledge, I don't think mutual funds are risky. If you have proper knowledge, अगर आपका knowledge ही नहीं है तो फिर तो आपके लिए हर चीज रिस्की है। अगर आप बाइक चलाना नहीं जानते तो बाइक आपके लिए रिस्की है, आप कार चलाना नहीं जानते तो कार आपके लिए रिस्की है। तो जिस चीज को आप नहीं जानते वो आपके लिए रिस्की है, लेकिन अगर आप किसी चीज को समझने लगे हैं तो वो आपके लिए रिस्की नहीं रहेगी। तो सेम वे में मैं बोलूंगा म्यूचुअल फंड आर नॉट रिस्की। तो इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज कि आपके पैसे किस फंड में किस टाइम होने चाहिए, किस टाइम नहीं होने चाहिए, उस फंड ने किस कंपनीज में अपना पैसा लगाया है, किस कंपनीज के स्टॉक्स में अपना पैसा लगाया है, ये चीज अगर आप समझना पढ़ना सीख गए तो उसमें आपको कोई ज्यादा मैथ कैलकुलेशन और बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली आपको बस ये देखना होता है कि किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपका पैसा जिस फंड में जिस कंपनीज में लगाया है वो कंपनीज आज के टाइम पे कैसा ग्रो कर सकती हैं या कर रही हैं या फ्यूचर में वो कैसा ग्रो करेंगी। मान के चलिए आपका पैसा जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मान के चलिए किसी होटल के शेयर में लगाया है, किसी ट्रैवल टूरिज्म कंपनी के शेयर में लगाया है, किसी एयरलाइन कंपनी के शेयर में लगाया है, तो अभी अगर आप 2-3 साल की बात करें तो ट्रैवल टूरिज्म जो सेक्टर है वो बिल्कुल डाउन में है, तो आपका पैसा भी डाउन में होगा, नेगेटिव में हो सकता है। अदरवाइज आपके पास रिटर्न 4-5-6% के होंगे, तो आप सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं एफडी में या पीपीएफ में या एनएससी में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता, बट दैट्स नॉट द वे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते टाइम सिर्फ आपको इतना ही समझना होता है कि किस टाइप की कंपनी में आपका पैसा लग रहा है, किस टाइप की कंपनी में आपका पैसा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये समझाना चाहूंगा कि आपने जब भी किसी बैंक एडवाइजर से बात करी होगी अपनी एसआईपी को लेकर, तो आपने उन्होंने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे कि आपका गोल क्या है, आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या फिर आप घर परचेज करना चाहते हैं या अपने आप बच्चों की एजुकेशन के लिए उस पैसे को सेव करना चाहते हैं या फिर आप बच्चों की शादी के लिए उस पैसे को सेव करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप सोचे तो वो थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप गाड़ी आप 10 साल बाद तो खरीदने के लिए नहीं सोच रहे होंगे, तो बेसिकली अगर आप ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं तो आप आने वाले 5 साल के अंदर अंदर गाड़ी परचेज करने की सोच रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता गाड़ी खरीदने के लिए आप म्यूचुअल फंड को यूज करोगे। तो दैट्स रबिश, टोटली रबिश, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप घर खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड को यूज करना चाहते हैं, तो अगर आप 20 साल के बाद घर खरीद रहे हैं, 15 साल के बाद घर खरीद रहे हैं, तो थोड़ा मैं रीजनेबल समझ सकता हूँ, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो टोटली रबिश। अगर आप 5 साल के अंदर सोच रहे हैं कि मैं घर खरीद लूँ और मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के मैं घर खरीद लूंगा, तो दैट इज टोटली रबिश। थर्ड थिंग, अगर आप सोच रहे हैं मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिज के लिए उस पैसे को सेव करना चाहता हूँ, और 15, क्योंकि बच्चे मान के चलिए आपके 4-5 साल के बच्चे हैं या अभी बच्चे हुए हैं, अभी पैदा ही हुए हैं, या फिर आपकी शादी हुई है या फिर आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो मान के चलिए 15-20-25 साल का आपके पास टाइम है। तो उस 15 साल से 20-25 साल के टाइम में आप अपने पैसे को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप उस म्यूचुअल फंड के बेसिस पे उनका सारा एजुकेशन का खर्चा कर लेंगे या सारी शादी का खर्चा कर लेंगे, लेकिन इट विल रियली हेल्प। फोर्थ थिंग कि
जब आप ये गोल सेट कर रहे हैं, शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, तो एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जरूरी नहीं है जिस साल आपका बच्चा ग्रेजुएशन के लिए तैयार होगा और आपको पैसे की जरूरत होगी तो उस टाइम मार्केट बहुत अच्छा होगा। जैसे आज के सिनेरियो में है, मान के चलिए आज से 15 साल पहले किसी बंदे ने SIP, आई डोंट नो उस टाइम होती थी या नहीं होती थी, मेरे हिसाब से तो नहीं होती थी 15 साल पहले, लेकिन मान के चलिए 15 साल पहले जिस बंदे ने भी जिस भी वे से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में या स्टॉक्स में, जिस भी तरीके से जिस भी मीन से उसने शेयर मार्केट में पैसा अपना इन्वेस्ट करना शुरू किया था 15 साल पहले, ये सोचकर कि 15 साल बाद जब मेरा बच्चा ग्रेजुएशन के लिए तैयार होगा तो मैं उस पैसे से उसको हेल्प मिल जाएगी, मतलब उस पैसे से मैं उसको ग्रेजुएशन में उसको बाहर पढ़ाने भेजना है या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना है तो थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो आज के सिनेरियो में अगर किसी बंदे ने ऐसा सोचा था तो आई डोंट थिंक उसको कितना फायदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज के टाइम पे सारे म्यूचुअल फंड 5, 7, 10, 11, 12 इस रिटर्न रेट पे हैं। मतलब 15 साल पहले, 10 साल पहले जिस बंदे ने शुरू किया था उसका पैसा आज सिर्फ 5, 7, 8, 10% के रिटर्न पे है। तो आप कभी भी ये भी नहीं समझ सकते हैं कि रिस्क इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड में कि यू आर नॉट श्योर कि व्हेन योर मनी इज अप एंड व्हेन योर मनी इज डाउन। तो आप नहीं श्योर हो सकते हैं कि आपको 15 साल बाद जब पैसे की जरूरत होगी मार्केट उस टाइम कैसा होगा, आपका पैसा कहाँ होगा, यू डोंट नो। तो बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज, आप क्यों बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में आप उतना ही पैसा डालिए जितना पैसा आप वेस्ट कर सकते हैं, जितनी कैपेबिलिटी आपकी वेस्ट करने की है। दैट्स ओनली फॉर दैट रीजन कि आप उसको शॉर्ट एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लेकर चल सकते कि 15 साल बाद आपको जरूरत है तो 15 साल बाद आपके पास एक अच्छा रिटर्न होगा, यू डोंट नो। फायदा क्या है कि आज मार्केट डाउन है, जरूरी नहीं है वो 50 साल तक डाउन रहेगा, 5 साल तक डाउन रहेगा। 2-4 साल बाद मार्केट फिर से रिवाइव करेगा, फिर से आपका मनी ग्रो करेगा, फिर से आपके पास अच्छे रिटर्न होंगे, तब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली होता यही है, अच्छे फंड चूज करिए, टाइम टू टाइम यू कैन जस्ट स्विच योर फंड्स। ठीक है, स्विच योर फंड्स मतलब कि मान के चलिए आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, आप तब अपना सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप उस टाइम अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ करने के बाद में जब मार्केट डाउन लेवल पे पहुंच जाए, आपको लगे कि अब मार्केट डाउन लेवल पे इन द सेंस कि रिसेशन पीरियड है, रिसेशन का टाइम आ चुका है और बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो दैट्स द टाइम व्हेन मार्केट इज डाउन, व्हेन योर मनी इज गोइंग टू बी डाउन। तो आप रिसेशन जब स्टार्ट हो रहा है, आप उस टाइम पे अपने पैसे को विड्रॉ कर लीजिए। दैट्स द बेस्ट टाइम टू विड्रॉ। और आप अपना पैसा डालिएगा कब? जब मार्केट बिल्कुल डाउन पे है, रिसेशन अपने चरम पे है, आप उस टाइम इन्वेस्ट करिए। सो ये दो चीजें अगर आप म्यूचुअल फंड में समझते हैं तो यू विल बी एबल टू अर्न एक्स्ट्रा विद म्यूचुअल फंड। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको किसी गोल के लिए सेव करें, आई एम जस्ट सेइंग कि आप उस पैसे से रिटर्न बनाएं, आप उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाएं। वो कैसे बना सकते हैं? वो थोड़ी सी मार्केट की समझ की वजह से आप बना सकते हैं। जब आपको लगे, क्योंकि रिसेशन कोई ऐसा नहीं होता रातों रात आ गया, रिसेशन जब आता है तो लगभग 6 महीने से न्यूज में कहीं ना कहीं आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। बस होता क्या है, अपने थोड़ा ना दिमाग को खोल के उन चीजों को समझना होता है। गवर्नमेंट कई बार कोशिश करती है कि वो रिसेशन को छुपाने की कोशिश करती है, वो आपको और कुछ नए तरीके बता देंगी, कुछ और नए आपको वो आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। बट यू हैव टू एक्चुअली लिसन टू मार्केट, टू न्यूज एंड यू हैव टू एक्चुअली look at the situation what is like market is now, like if you will see आज के टाइम पे you can clearly understand if it is due to COVID or anything else, आज के टाइम पे सिचुएशन सही नहीं है, तो आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना इज अ गुड आइडिया। व्हाई? बिकॉज जिस भी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे वो पहले ही बहुत सस्ते, बहुत लो पे आ चुके हैं, तो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सस्ते में डाल रहे हो, मतलब बहुत कम प्राइस में आप ज्यादा परचेज कर रहे हो। जब वो मार्केट उठना शुरू होगा इन द सेंस कि इकोनॉमी रिगेन होगी, जॉब्स क्रिएट होगी, नई फैक्ट्रीज शुरू होंगी, मतलब
आपके आसपास सब कुछ खुशहाली होगी, सब कुछ अच्छा होगा, सबके हाथ में पैसा होगा खर्च करने के लिए, उस टाइम पे आने के बाद आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो कर रहा होगा। फिर मेरा वही कहना है कि सिर्फ ये 2 साइकिल समझनी होती है, कब मार्केट उठ रहा है, कब मार्केट गिर रहा है। जब तक मार्केट उठ रहा है तब तक आप पैसे को पड़े रहने दीजिए। जब मार्केट आपको लगे गिरना शुरू हो चुका है और ये टेम्परेरी नहीं गिर रहा है, ये कम से कम साल 2 साल 3 साल के लिए गिरेगा और आपको पैसे की अगले साल 2 साल में जरूरत है, तो आप उस पैसे को अभी निकाल लीजिए। बस मेरा इतना कहना है कि जब आपको लगे कि आपको साल 2 साल बाद पैसे की जरूरत है और साल 2 साल में रिसेशन आने वाला है, या 6 महीने में, साल 1.5 साल में रिसेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो आप उस टाइम पे अपने पैसे को निकाल लीजिए, रेदर देन कि आप इंतजार करें कि कब मेरा पैसा बिल्कुल डाउन चला जाए। जब आपको लगे कि रिसेशन आ रहा है तो आप अपने पैसे को निकाल लीजिए। तो बेसिकली ये तरीके होते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकें। तो अब हम इक्विटी के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अब इक्विटी में मैं आपको 2 या 3 कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा कैटेगरी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो इक्विटी में होता क्या है, इक्विटी में कुछ होते हैं इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड की अगर आप एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे तो इंडिया में इतना मैच्योर मार्केट नहीं है कि आप इंडेक्स फंड के बारे में सोचें या फिर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दें। तो मैं इंडेक्स फंड के बारे में आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे समझ सकते हैं। तो मैं पर्सनली आपको मतलब एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इंडेक्स फंड खरीदें या ना खरीदें, दैट इज अप टू योर चॉइस। सेकंड होते हैं सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड क्या होते हैं कि मान के चलो आपका फार्मा सेक्टर है, वो सिर्फ फार्मा कंपनियों में ही लगा रहा है। आपका आईटी सेक्टर है एक, उसमें वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा लगा रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स होते हैं। तो सेक्टोरल फंड्स, कुछ सेक्टोरल फंड क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर एक टाइप के सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं। तो सेक्टोरल फंड से कुछ लोग बोलते हैं बचना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप मार्केट को समझ के लगा सकते हैं। जैसे आज की सिचुएशन में कुछ लोग बोलते हैं कि फार्मा फंड में लगा के कोई खास फायदा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि फायदा है। तो वो आप अपने लेवल पे इस चीज को रिसर्च कर सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ भी सेम होता है कि आपको हमेशा नहीं पता होता कि जैसे आप टेक्नोलॉजीज इन द सेंस कि आज के टाइम पे हर कोई आईटी सेक्टर इज ऑन लाइक बूम पे है। रीजन कि कोविड सिचुएशंस की वजह से आप डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए जिससे आपका काम भी ना रुके। जैसे ऑनलाइन क्लासेस आज के टाइम पे हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, एप्स के थ्रू हो रही हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की पोजीशन इस टाइम पे ठीक है और आने वाले टाइम पे भी वो ठीक रहेगी। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको सेक्टरल फंड में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, उसके पास्ट थोड़ा रिटर्न देख के पास्ट रिटर्न क्या है। और बेसिकली जब आप पास्ट रिटर्न देख रहे हो तो आपको ग्राफ जब आप देख रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट रिटर्न थे या जिगजैग बहुत ज्यादा था। अगर जिगजैग बहुत ज्यादा है तो मैं मानता हूं कि उसको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज कुछ तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ तो एग्रेसिव कर रही है कि जिसकी वजह से वो जिगजैग वाला ग्राफ उसका बन रहा है कि कभी वो एकदम हाई पे चला जाता है, फिर एकदम लो पे चला जाता है, फिर थोड़ा हाई उठता है, फिर लो पे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मेथड यूज कर रही है वो कंपनी, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें तो ज्यादा सही है। भले ही उसके रिटर्न ज्यादा है, लेकिन वो रिटर्न ज्यादा देख के हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री देखनी होती है कि आपके एटलीस्ट लाइक ग्रेजुअली आपके ठीक रिटर्न हो, मतलब एक ग्राफ जो आपका है वो एक ठीक पैटर्न हो उसका, उस ग्राफ का। अब हम बात करेंगे लाइक सेक्टर के बारे में मैंने बात कर लिया, इंडेक्स के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे 3 मेन कैटेगरीज की जो कि मोस्टली लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है लार्ज कैप। तो हम लार्ज कैप की जब बात करते हैं तो लार्ज कैप में आपकी शुरू की लाइक बड़ी कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है, टॉप 100 कंपनीज, लाइक आई एम नॉट एग्जैक्ट बट लाइक टॉप 100 कंपनीज को आप इंक्लूड करते हो और उन कंपनीज के स्टॉक्स में, उनके शेयर्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो इससे फायदा, लार्ज कैप को थोड़ा सेफ माना जाता है। सेफ इसलिए माना जाता है कि अगर आप आईटीसी की बात करें, आईटीसी इज अ बिग कंपनी और आईटीसी का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं आता, आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो साबुन तेल से लेके बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सेम अगर आप लार्ज कैप कंपनियों की बात करेंगे तो वो थोड़ी स्टेबल भी होती हैं, उनका बिजनेस करने का तरीका भी थोड़ा स्टेबल होता है और वो
चीज़ों को लाइक रिसेशन को थोड़ा झेलने की एक कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। तो आपका पैसा क्या होगा, एकदम डूबेगा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट के हिसाब से, लेकिन डूबेगा नहीं आपका पैसा, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज होती है, दूसरा आता है आपका मिड कैप। मिड कैप में आपकी कुछ लगभग आपकी जो आपको आप बहुत बड़ी कंपनी नहीं आप कंसिडर करोगे, उसके लाइक मोस्टली 2,500 बिग कंपनीज की बात करते हैं हम, टॉप 100 को छोड़ के मान के चलिए आप। बाकी जो 2,500 कंपनी आपकी लार्ज कंपनी बची वो हम मिड कैप में काउंट कर लेते हैं बेसिकली। तो मिड कैप इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बाकी आप स्मॉल कैप में आते हैं। स्मॉल कैप उसके अलावा जितनी आपकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं वो सब स्मॉल कैप में आ जाती हैं आपकी। तो स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि कंपनी का आपका साइज छोटा होता है, उसका रेवेन्यू कम होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो स्मॉल कैप आर समहाउ रिस्की। फोर्थ आपका कैटेगरी होता है मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड में जो होता है आपका सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है मल्टी कैप में कि आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास चॉइस होती है वो कितना परसेंट किसका एलोकेट करेगा। लाइक वो कुछ कंपनीज आपकी लार्ज कैप से उठा सकता है, कुछ कंपनी आपकी मिड कैप से उठा सकता है, कुछ कंपनी स्मॉल कैप से उठा सकता है। तो मल्टी कैप आर कंसिडर्ड एज गुड लाइक फंड्स कि वहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट के हिसाब से वो देख सकता है कि उसको स्मॉल कंपनी के स्टॉक्स उठाने हैं जिससे उसको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा थोड़ा मतलब क्योंकि आपकी जो स्मॉल कंपनी है मान के चलिए वो 2-3 साल में अच्छा ग्रो कर जाती है। जैसे ओयो थी, ओयो आपकी कुछ साल के अंदर अच्छा ग्रो कर गई तो उसके लाइक वो आप एक चीज समझिए कि एक नया स्टार्टअप है वो अच्छा ग्रो कर जाता है तो सीधी सी बात है शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ उसके जा सकते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। वहीं अगर आप मल्टी कैप और लार्ज कैप की बात करें तो मल्टी कैप में भी थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लार्ज कैप में थोड़े कंसिस्टेंट रिटर्न होते हैं लेकिन वो सेफ होते हैं। तो बेसिकली मल्टी कैप को सिर्फ इसलिए अच्छा माना जाता है कि उसमें एएमसी के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कितना पार्ट आपको कितना किस कंपनी का लेना चाहिए और कैसे रिटर्न को भी आपके मैक्सिमाइज कर सके और आपको सेफ इन्वेस्टमेंट भी दे सके। तो बेसिकली ये मेरा पूरा वीडियो आपका बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे था। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं गया कि कितना परसेंट हम किस फंड में कितना परसेंट डेट फंड का एलोकेशन होता है, कितना परसेंट आपका लार्ज कैप का एलोकेशन होता है या मिड कैप का। तो मैं पर्टिकुलर किसी परसेंटेज पे फिगर्स पे नहीं गया हूँ अभी सिर्फ मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है। फ्यूचर में मैं बिकॉज अगर मैं अभी हर चीज के ऊपर अभी से जाने लग जाऊंगा तो वो एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गॉन दैट मच। सो थैंक यू for watching my video and you can just comment like whatever you want to share with me and want to listen with me. Thank you all.